मीडियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हिंदी माध्यम से भी अगर देते हैं तो यूपीएससी उसको लेकर बायस्ड नहीं है। तो आप ये देखें कि आप किस मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल अगर इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छी है तो आप इंग्लिश ले लें, अन्यथा हिंदी लें। और यूपीएससी की तरफ से मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि वो किसी भी माध्यम को लेकर बायस्ड नहीं है, क्योंकि कई बार पास्ट में भी अच्छे रिजल्ट आए हैं हिंदी माध्यम के लोगों के भी, तो इसलिए आप आश्वस्त रहें। हेलो सर, माई सेल्फ कार्तिकेय प्रसाद। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेरी हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रीचिंग दिस एपिटोम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम प्रीलिम्स में और ऑप्शनल में एनालाइज कर सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट जो बाकी जो जीएस पेपर है मेंस वाले, उसमें हम कैसे, आप लोग कैसे इंश्योर करते थे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए? मेरे से चाहते हैं आंसर? सर कोई भी एनीवन। ओके, सो पहले तो आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी क्या स्कोर्स आ रही हैं उससे आप एनालाइज कर सकते हैं, और उसी में कई सारे इंस्टीट्यूट्स टॉपर्स की कॉपी भी दिखाते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि उनकी आंसर की क्वालिटी कैसी है और आपकी उसके कंपैरिजन में कैसी क्वालिटी है। तो बेसिकली एनालाइज ही करना है, और पीयर्स में अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो उन्हें दिखा सकते हैं, कोई सीनियर कैंडिडेट्स हो तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो खुद से एनालाइज करना है और इम्प्रूव करना है, और कोई तरीका नहीं है इसके लिए। सर, इन केस कह सकते हैं कि देयर इज नो बेस्ट आंसर, आप जो आंसर लिख रहे हो वही सही है। हाँ, मतलब आप जो लिख रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन आप इम्प्रूव करते रह सकते हैं। और परफेक्ट आंसर का कोई ये नहीं है, परफेक्शन का कोई पैमाना नहीं है यूपीएससी एग्जाम में, और आप टुवर्ड्स परफेक्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो जो अगर आप जहाँ भी हैं, जिस लेवल पे अभी हैं, वहाँ से आपको इम्प्रूव करके और अच्छा आंसर लिखना है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू सर। Heartfelt congratulations to each and everyone. First of all, I want to thank sir for organizing this kind of program. Ma'am, my question is, ma'am and sir, basically teacher emphasizes on the word good answer. But when we will talk about GS paper 1, basically the history and art and culture part, where sometimes it happens that we have content more or less same, or sometimes the question are so typical that we can even don't have the answers to write. So ma'am, how to manage this kind of questions during exam and during the whole preparation phase? थोड़ा इवन रखने के लिए थोड़े अलग अलग सबसे बात कर लेते हैं, और ऑडियंस के क्वेश्चंस भी थोड़ा इवन रखते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया। ऊपर किसी के पास माइक है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, ऊपर से हो जाएगा। कनिका, आप क्या आंसर करो? Myself Archie Jain. आर्ची, मैं आपका क्वेश्चन है आंसर करती हूँ। जैसे आपने कहा GS 1 में आपको कई बार नहीं समझ आता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से उसे एड्रेस किया जाए, कि आप उसे होलिस्टिकली एड्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर वो सेम लाइन पे नहीं जा रहा है। तो मैं कहूँगी जैसे आप जब GS 3 में स्पेसिफिकली जब आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट पढ़ते हैं तो उसे आप इंटरकनेक्ट बहुत करते हैं। यू हैव फ्यू डायग्राम्स इन योर माइंड, स्कीमैटिक्स इन योर माइंड। So for me, in my cheat sheet or in my code which I had for GS 1, that how I'll be attempting those questions, I always had कि सबसे पहले when you are reading the question, just underline the parts which are very necessary to be addressed for that question. When you know what is necessary, you are going to focus on that. Then in that necessary part, decide कि आपके पास क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छे से अच्छी just add them in. Don't feel कि मैं कुछ चीज़ें लेफ्ट आउट करूँगी या तो ये सब कुछ सब लिखने वाले हैं। लोग भूल जाते हैं पेपर के अंदर, because most of the time in the paper you are writing in an autopilot. So just write whatever you have. Then go for addition like diagrams, schematics, which are very necessary for papers like geography, history. For history, for modern history, I used to specifically focus on adding in timelines. So that was something very distinct. Maps बना सकते हैं, नॉर्मल कोई भी डायग्राम बना दिया आर्ट एंड कल्चर में। ज्योग्राफी में फोकस ऑन डायग्राम, स्पेशली फॉर जो ज्योग्राफिकल थ्योरीज वाला पोर्शन है, तो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके उसी कंटेंट में थोड़ा सा उसे लॉजिकल क्लैरिटी से एड्रेस करके एंड लिंकिंग इट टू द प्रेजेंट। हिस्ट्री को भी आप रेलेवेंस में ला सकते हैं। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, जस्ट लिंक इट टू द प्रेजेंट, लिंक इट टू द एसडीजी गोल टू प्रमोट, लिंक इट टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, and then there will be flow in the answer, and you feel that you have written a very well or a very good answer. Okay.
थैंक यू सो मच। नमस्कार। यहाँ पे मैं एक सेकंड थोड़ा इंटरप्ट करूँगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के आएगी, वो छूट गई कि ये आपने एग्ज़ाम कैसे करना है और क्या जीएस है, क्या प्रीलिम्स है, वो सब तो आ गया, बट क्यों करना है एग्ज़ाम? ये किसी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा। किसी का ऐसा क्वेश्चन है कि क्यों करना है एग्ज़ाम? किसी का ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए आपको। इट्स नॉट अ रेस कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी का हर जगह ऐड आता है और कोचिंग्स हैं तो आपको करना है एग्जाम, या पेरेंट्स बोल रहे हैं या पीयर ग्रुप बोल रहे हैं। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये एग्जाम से अब आउटकम क्या है, क्या बनोगे आप। और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं 21 बैच का हूँ और इन लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि मैं बहुत पुराना हो गया हूँ, बट मैं जस्ट एग्जाम क्लियर करके अभी अपने ट्रेनिंग के सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा ट्रेनिंग खत्म होने वाला है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा 1 साल ट्रेनिंग में था, तो मैंने फील कर पाया मैं जो मैं सोचता था एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे कि ऐसा ऐसा कुछ करूंगा मैं। और अब ये थोड़ा थोड़ा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ मैं और सीनियर ऑफिसर्स को कि वो क्या फील्ड पे कर रहे हैं या क्या पॉलिसी के सेंस में या क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो किसी का ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ये थोड़ा आप लोगों को सबको सोचना चाहिए कि एग्जाम क्यों करना है, क्योंकि यही चीज सस्टेन करती है 2-3 साल, है ना। आपको 2 साल 3 साल एग्जाम में लगता है या 4 साल भी लग जाता है अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हो, 4 अटेम्प्ट देते हो। तो क्यों करना है एग्जाम? एग्जाम से आप बनते हो एक ऑफिसर, और ऑफिसर का रोल क्या होता है? आपको गवर्नेंस में आप प्रोजेक्ट्स लेके आते हो, आप कुछ चीज गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, आप सैचुरेशन करते हो, आप लोगों तक वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर रहे होते हो। ये जो फैसिलिटेट करना है आप लोगों को, आपको उनकी अपॉर्चुनिटीज आपको देनी है, नया कुछ इनोवेशन करना है फील्ड पे, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, आपको कोई टेक्नोलॉजी लानी, ये सब आप यूपीएससी का एग्जाम एक इतना अच्छा चीज है जो मेरिट बेस्ड के ऊपर आप ऐसी पोजीशन पे आते हो, पोजीशन ऑफ पावर पे, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे, जहाँ पे आप चीजें अपने हिसाब से डायरेक्ट कर पाते हो और इम्प्लीमेंट कर पाते हो। वो पूरे प्रोसेस इज सो सेटिस्फाइंग कि द होल एग्जाम प्रोसेस इज वर्थ इट। वो पूरा 3-4 साल वर्थ इट होता है। तो ये अगर आपका ये पॉजिटिव मोटिवेशन रहेगा, रादर दैन कि किसी ने बोल दिया या यहाँ पे पावर है या यहाँ पे कुर्सी है या यहाँ पे रिस्पेक्ट है, उससे ज्यादा वो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मोटिवेशन रहेगा। बट ये वाला जो मोटिवेशन है कि फाइनली आप ये काम कर पाओगे, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपको 35-40 ईयर्स करना है, तो वो आपको मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन अपने दिमाग में रखना चाहिए। और अगर आपका ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें आपको नहीं मोटिवेट करती हैं कि आपको पब्लिक सर्विस में नहीं आना या पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर फील्ड्स फॉर यू, यू कैन फाइंड योर ओन पैशन। मैं अपना पर्सनल बस यहाँ पे इनका टाइम ले रहा हूँ मैं, बट ये मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है बताना कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब मुझे सेकेंड अटेम्प्ट, मेरा भी 3rd अटेम्प्ट में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैं कॉलेज में था, IIT दिल्ली में था, तो तब मेरा नहीं एग्जाम निकला। तो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने जब मेंस दिया तो वो वाली फीलिंग आती है कि नहीं हो पाएगा यार, वही जो अभी सर ने भी बोला था कि 10 लाख बच्चे हैं, कैसे हो पाएगा। तो मेरे दिमाग में नहीं आया, मेरे दिमाग में भी ये आया कि शायद ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना है। तो मैंने और अपने सीनियर से पूछा कि क्या करते हैं लोग, यूपीएससी नहीं होता तो क्या करते हैं, और अदर फील्ड्स क्या हैं आपके लिए, और वो डेड एंड नहीं है क्योंकि। तो उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स है, आप दूसरी कंपनीज में काम कर सकते हो। तो मैं खुद सेकेंड अटेम्प्ट मेंस के बाद मुझे लगा ये एग्जाम मैंने बहुत दे दिया, अब आएगा तो इंटरव्यू कॉल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं टाइम वेस्ट और नहीं करूंगा। तो मैं बॉम्बे चले गया था, मैं अपना स्टार्टअप वार्टअप करने चले गया था, एंड दैट वाज आल्सो अनदर फील्ड दैट आई कुड सी माई सेल्फ इन। तो आपके दिमाग में भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये एग्जाम भी आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि ये नहीं निकला तब भी आप लोग बहुत अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 1500 लोग हैं और टोटल यूपीएससी में सीट्स 800-900 है। तो अगर आप सब डिसअपॉइंट हो जाओ 1-2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बाद कि हमारा कैसे होगा या नहीं निकला तो अब हम क्या करें, कुछ नहीं करें, तो दैट इज वन थिंग जो आपको सस्टेन कर सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई ऊपर से कोई क्वेश्चन ले सकता है तो प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की इस माटी में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मेरा नाम हिमांशु देवगन है, मैं नेवर डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं आप सबसे, दोनों क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले सर आपने जवाब दे दिया कि क्यों एक ऐसा वर्ड है जो फाइंड करना जरूरी है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि क्यों एक ऐसा वर्ड है जिससे एक कंटिन्यूस मोटिवेशन आता है।
तो जिसका जवाब आपने दे दिया। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा विषय है जो सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि विदाउट आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से तो आप थोड़े दिन के लिए मोटिवेट रह सकते हैं, बट एक ऐसा मोटिवेशन जो आप इंटरनली आपको मोटिवेट करता है वो आपको फाइंड करना जरूरी है। तो शायद ये क्यों से ही आ सकता है, मैं ये फील करता हूँ। तो क्या आप इसका आंसर देंगे? थैंक यू। आई थिंक जो सर ने बात की अबाउट रीजन कि आप ये एग्जाम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल मेक यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। बट प्रिपरेशन स्टार्ट करना सिर्फ एक एस्पेक्ट है, इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाना इज द रियल डील। तो उसके लिए डेली आपका जो भी टाइम टेबल है आप उसको स्टिक करो। एंड सबसे पहले तो जो आप टाइम टेबल बना रहे हो वो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन एक्सपेक्ट करके नहीं बनाना चाहिए। बहुत ही रियलिस्टिक टाइम टेबल कि आज दिन का ये टारगेट है, वीकेंड का ये टारगेट है, मंथ एंड का ये है। एंड इफ़ यू कंटिन्यूअसली स्टडी तो वो मोटिवेशन बना रहता है। इफ़ यू सी अगर आप 2-3 दिन लगातार वेस्ट कर देते हो किसी रीज़न से, देन यू अगेन थिंक कि मेरा नहीं होगा इस एग्जाम में, एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग 4-5 घंटे एंड यू अगेन फॉल इनटू दैट लूप ऑफ मोटिवेशन। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहने से मोटिवेशन बने रहता है वंस योर प्राइम रीजन ऑफ स्टार्टिंग द एग्जाम इज क्लियर। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, मैं प्रिया दिशा कॉलेज से हूँ। आई एम परस्यूइंग BBA फ्रॉम दिशा कॉलेज। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की जनरेशन में पेशेंस बहुत कम है, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो पेशेंस हम सुनते तो हैं अपने बड़ों से कि पेशेंस लाओ और ज़्यादा मोटिवेट रहो, बट पेशेंस को कंटिन्यू संभाल के कैसे रखें? और मेरा ये एक क्वेश्चन है कि आज की जनरेशन मैं क्यों करता रहता है, हम क्यों नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन पेशेंस पे तो शायद अभिषेक थोड़ा बेटर आंसर करेगा। तो पेशेंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको जब चाहिए होती है तब मिलती नहीं है और जब नहीं चाहिए होती है तब ज़बरदस्ती आ जाती है। तो इनिशियली इन माय प्रिपरेशन आफ्टर माय फर्स्ट प्रीलिम्स नेचुरली होता है कि फर्स्ट टाइम आप फेल हो गए तो ठीक है एक ट्राई और करते हैं। तो फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में पेशेंस का उतना बड़ा रोल नहीं था। इट वाज जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस एंड होप कि शायद इस बार निकल जाए। बट आफ्टर द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ कोर्स यू नो योर लिमिट्स। आपको पता है कि आप कितना प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं, आपसे एग्जाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन पेशेंस आई वुड से। अगर आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यू कैन स्टिल फाइट इन दिस एग्जाम एंड क्लियर दिस एग्जाम, तो वो पेशेंस नेचुरली आपके अंदर आ जाएगा। बिकॉज all good things in life take time. I personally believe that. And see, I mean, there are limited seats, like Jain sir just said कि 800 से 900 सीट्स होती हैं। तो maybe आपने बहुत मेहनत की and शायद आपको उस ईयर अच्छा रिजल्ट ना मिले। So naturally, if you stop fighting, then you are already out of the race. So patience is just a byproduct. What is more important is having confidence in yourself and having that will to fight for this seat, for this exam. अगर आपके अंदर वो है तो पेशेंस नेचुरली आ ही जाता है, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है। एग्जाम तो साल में एक बार ही होना है। तो आई वुड से कि आप पेशेंस को ऐसे आर्टिफिशियली जनरेट नहीं कर सकते। यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप पढ़ाई करते रहिए, पेशेंस अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। या थैंक यू सर। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे चाहिए। मतलब वो जो आप सेकंड क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे? आई एम सो सॉरी। जो आज की जनरेशन है वो हमेशा मैं के पीछे क्यों रहती है? क्यों हम सबको साथ लेके नहीं चल सकते? मतलब आज की